हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉइल या इडैफिक फैक्टर, मृदा या इडैफिक कारक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वैसे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों को पढ़ रहे हैं। जैविक घटक की बात हमने कर लिया है, अजैविक घटकों की बात करें जो कि अजीवित घटक है, जो कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा लाइट के बारे में पढ़ा और टेम्परेचर, तापमान के बारे में पढ़ा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करूंगा जाके जरूर देखें, क्योंकि अभी शिक्षक भर्ती की जो सुगबुगाहट है वो आने लगी है ना। आपने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब कमर कस लो, कमर बांध लो, पगड़ी बांध लो, जो भी बांधना है बांध लो, लेकिन अब पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दो। अब ज्यादा समय बचा नहीं है और यहाँ पर फ्री लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमारा पेड कोर्स तो आपको पता ही है, ज्वाइन कर सकते हो। पेड कोर्स ज्वाइन करने का मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, है ना। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 6261144902। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करें, आपको डेफिनेटली ये कोर्स बहुत ही अच्छे प्राइस में, अभी बहुत सारा ऑफर चल रहा है, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सॉइल और इडैफिक फैक्टर, मृदा या इडैफिक कारक की हम बात करते हैं। अच्छा, सॉइल क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉइल क्या होता है। सॉइल जो है हमारे अर्थ क्रस्ट का सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है ना। और ये कैसे बनता है? पत्थरों के टूटने से बनता है। तो क्या लिखेंगे? सबसे अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर। किसका अपर मोस्ट लेयर है? हमारे अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर होता है हमारे अर्थ क्रस्ट का। और बनता कैसे है? तो ये बनता है बेसिकली पत्थरों के टूटने से बनता है ना। कैसे बनता है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, पत्थरों के टूटने से बनता है, पत्थरों के टूटने से बनता है। किससे बनता है? पत्थरों के टूटने से बनता है। और ये जो मिट्टी है, सॉइल है, मृदा है, ये मिक्सचर होता है लिविंग तथा नॉन लिविंग मटेरियल का, जीवित और अजीवित मटेरियल का मिक्सचर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, सॉइल जो है मिक्सचर होता है। मिक्सचर किसका किसका मिक्सचर होता है? लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल का, नॉन लिविंग मटेरियल का मिक्सचर होता है। ठीक है, कौन? हमारा सॉइल। अब आगे बात करते हैं सॉइल की। याद रखना, जो मिट्टी का नेचर, उसकी प्रकृति और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग जगहों में अलग अलग पाई जाती है। याद रखेंगे, मिट्टी की प्रकृति, नेचर एंड प्रॉपर्टी, मतलब उसके जो लक्षण है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिफरेंट, अलग अलग होता है, डिफरेंट, है ना, डिफरेंट इन ईच प्लेसेस। ठीक है, ईच प्लेसेस, हर जगहों में मृदा की प्रकृति और उसका जो लक्षण है वो कैसा होता है, उसका जो कैरेक्टर है, वो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? अलग होती है। और ये किस पर निर्भर करती है? क्लाइमेट पर, कि वहां का वातावरण कैसा है, वहां का वेदर कैसा है ना। मतलब वेदरिंग प्रोसेस, मतलब क्या बोलते हैं, हमारा पत्थरों का टूटने का प्रोसेस कैसा है। ठीक है, तो इन सभी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? डिपेंड ऑन, डिपेंड्स ऑन, ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, किस पर? सबसे पहला क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट, वहां का वातावरण, वहां का वातावरण कैसा है। और वेदरिंग प्रोसेस या पत्थरों के टूटने की प्रक्रिया, पत्थरों के टूटने का प्रोसेस कैसा है। और या तो और किस पर डिपेंड करता है? बेसिकली सेडिमेंटेशन प्रोसेस या सॉइल के डेवलपमेंट कैसे होता है। इन सभी पर ये निर्भर करता है कि जो मृदा है वो अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, अब बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं हमारे मृदा के, जैसे कि सॉइल कंपोजिशन या मृदा की जो ग्रेन साइज होती है ना, मृदा का जो
कण का प्रकार होता है ना। और एग्रीगेशन ये सब डिटरमाइन होता है किसकी वजह से, परकोलेशन या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से डिटरमाइन होता है। ठीक है, मतलब मृदा जो है कितना पानी होल्ड कर सकता है, अपने साथ कितना पानी रख सकता है, इसी पर ही निर्भर करता है सॉइल का कंपोजिशन। ठीक है, याद रखेंगे सॉइल का कंपोजिशन जो है उनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल, जैसे कि आपका सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, ये सब डिपेंड करता है किस पर, लिखते जाते हैं। ठीक है, सॉइल कंपोजिशन, सॉरी, वेरियस कैरेक्टर्स, वेरियस कैरेक्टर्स, ठीक है, वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ द सॉइल, ऑफ द सॉइल such as, various characters of the soil such as soil composition, soil composition, ठीक है, soil composition, grain size, grain size, और क्या, एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होना मिट्टियों का, एग्रीगेशन। ठीक है, ये सब डिटरमाइन करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, किसकी, मृदा की। डिटरमाइन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक, तो इतनी बातें क्या आपको समझ आई कि मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं सॉइल के, जैसे कि सॉइल कंपोजिशन हो गया, सॉइल का ग्रेन साइज मतलब सॉइल का जो कण का प्रकार है, कण का आकार है वो कैसा है, सॉइल इकट्ठा कैसे हो रहा है, ये सब डिटरमाइन करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है, वैसे वही बातें लिखी गई है जो मैं यहां पर आपको लिख के बताया हूं। ठीक है, सेम चीज लिखी गई है, देखो बड़े ध्यान से देखोगे और ध्यान से समझोगे। ठीक है, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, द वेदरिंग प्रोसेस, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड। मतलब कि जो सॉइल की प्रकृति है और उसकी प्रॉपर्टी है वो अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की होती है, और ये डिपेंड करती है किस पर, कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है ना, उस जगह का वातावरण कैसा है। और वेदरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि मृदा पत्थरों से टूटकर बनती है, ये आपको पता है, तो पत्थरों के टूटने की जो प्रक्रिया है उसे वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं, है ना। फिर सॉइल सॉरी वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंटेड, मतलब सॉइल वहीं पर बना है या उसे कहीं से लाया गया है ना। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मतलब सॉइल में, मिट्टी में कितने सारे छेद हैं, है ना, उसमें कैपिलरी रिएक्शंस अच्छे से होगा कि नहीं होगा, मतलब पानी उसमें अच्छे से रहेगा कि नहीं, है ना। भाई कन्हार मिट्टी सबसे ज्यादा पानी को रोक सकता है, ठीक है, कन्हार मिट्टी जो है सबसे ज्यादा पानी को होल्ड करके रख सकता है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है ना। तो भाई ये सब कैरेक्टर्स है ना वो डिटरमाइन करता है मृदा के अलग अलग प्रक्रिया से, मतलब मृदा के जो कैरेक्टर्स है ना उन्हीं सभी से। फिर यहाँ पर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग विद द पैरामीटर सच एज पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन अ लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन द एरिया, इन एनी एरिया। मतलब यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो किसी भी एरिया में वेजिटेशन को डिटरमाइन करता है। जैसे कि भाई मृदा का जो सबसे अच्छा पीएच होना चाहिए जिसमें पौधे उग सकते हैं वो क्या है, याद रखना 5.5, ठीक है, क्या याद रखेंगे, 5.5 लिखते हैं, 5.5 पीएच होना चाहिए या 6.5, इस रेंज का पीएच होना चाहिए, तब मृदा में सबसे ज्यादा वेजिटेशन होगा। वेजिटेशन मतलब प्लांट का उगना, है ना। तो भाई ये सब चीजें होनी चाहिए ताकि उस एरिया में अच्छे से प्लांट उग पाए, ठीक है। दिस इज टर्न क्या लिखा है यहां पर, दिस इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी सपोर्टेड। मतलब
मिट्टी पर ही डिपेंड करता है कि वहां पर किस प्रकार के एनिमल उपस्थित रहेंगे। ठीक है, वहां पर किस प्रकार के एनिमल रहेंगे वो मृदा पर ही डिपेंड करता है। सिमिलरली इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट, जैसे पानी वाले वातावरण में क्या होता है, द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल दैट कैन थ्राइव देयर। ठीक है, तो मतलब सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मिट्टी कितना नीचे बैठ सकता है, यही मिट्टी की जो कैरेक्टर्स है, मिट्टी कितना ज्यादा नीचे बैठ सकता है, यही डिटरमाइन करता है कहाँ क्या चीज को, कि वहां पर एनिमल किस प्रकार के पाए जाएंगे। ठीक है, वैसे ये पॉइंट्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको बड़े ध्यान से याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। देखो, सॉइल मिनरल मैटर, अच्छा ये तो आगे बढ़ गए हम लोग। ओके, जस्ट वेट। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। सॉइल में, मृदा में क्या क्या चीजें कितनी कितनी मात्रा में रहती है, तो मिनरल जो है 45% रहता है सॉइल में। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखते जाना और लिखते जाना, सॉइल, सॉइड नहीं सॉइल, सॉइल में 45%, 45% क्या रहता है, मिनरल। ठीक है, 25% क्या रहता है, क्या रहता है 25%, वाटर, पानी। और 25% क्या रहता है, एयर, सॉरी, हाँ एयर, एयर। और बाकी जो बच जाता है वो क्या रहता है, प्लस करते जाओ, और बाकी जो बच जाता है वो क्या रहता है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, बाकी जो बच गया वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। इसमें लिविंग आ जाएगा, लिविंग, ऑर्गेनिक मैटर में लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं, नॉन लिविंग। ये कितने रहते हैं, 5%। ठीक है, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, नहीं ऐसे लिखेंगे, गड़बड़ हो गया। ठीक है, 5%, 5% क्या, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाएंगे इसमें, लिविंग प्लस नॉन लिविंग। ठीक है जी, लिविंग प्लस नॉन लिविंग आ जाएंगे। नाउ सॉइल फॉर्मेशन जो है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, याद रखेंगे, सॉइल का बनना बहुत ज्यादा ही स्लो प्रोसेस है, सॉइल फॉर्मेशन। इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे पता है, क्योंकि अजैविक कारक है और इकोसिस्टम में इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। सॉइल फॉर्मेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीमा प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस, बहुत ही ज्यादा धीमा प्रक्रिया होता है। और याद रखना, 1 इंच, 1 इंच सॉइल को बनाने में, सॉइल फॉर्म्ड होता है कितने दिनों में पता है, 2 दिनों में, 10 दिनों में, 20 दिनों में, बताओ कितने दिनों में, या 1 साल में, 2 साल में। 1 साल 2 साल का काम नहीं है, 1 इंच सॉइल फॉर्म कितने दिनों में बनता है पता है, फॉर्म्ड इन 500 to 1000 डेज। 500 से 1000 दिन में बनता है क्या, नहीं, 500 से 1000 सालों में बनता है 1 इंच सॉइल। मतलब ये जमीन है और इस जमीन से सिर्फ 1 इंच, इतना 1 इंच इतना ही होगा, इतना मिट्टी बनने में लगभग 500 से 1000 साल लगते हैं। मतलब 5, 6, 7 जनरेशन या 10, 12 जनरेशन क्रॉस करना पड़ेगा, हमारे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के, ऐसे करके बहुत जनरेशन क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक शब्द आता है, एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं क्या, पीडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस। क्या होता है पीडोजेनेसिस भाई साहब, पीडोजेनेसिस। ठीक, पीडोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बताओ, चलो। पीडोजेनेसिस मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ सॉइल और सॉइल फॉर्मेशन, मतलब मृदा का निर्माण, मृदा के निर्माण होने की प्रक्रिया, के निर्माण होने की प्रक्रिया, है ना। मृदा के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, सॉइल फॉर्मेशन बोलते हैं या पीडोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और पीडोलॉजी क्या होता है, या
इडेफोलॉजी क्या होता है? सॉइल की स्टडी को पीडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, और यहीं से क्वेश्चन आता है भाई। सॉइल पीडोलॉजी लिखते हैं यहाँ पर, पीडोलॉजी। ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स होते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और भाई अभी तो अनाउंस भी हो रहा है एग्जाम आपका। ठीक है, तो अब लग जाओ यार तैयारी में। ठीक, तो पीडोलॉजी, इसे हम लोग और क्या बोलते हैं? इडेफोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी। ठीक है, पीडोलॉजी को इडेफोलॉजी भी बोलते हैं, और इसका मीनिंग क्या है पता है? स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल की स्टडी ऑफ सॉइल, या सॉइल की स्टडी करना, मृदा की स्टडी। ठीक, मृदा की स्टडी करना क्या कहलाता है? पीडोलॉजी कहलाता है। ठीक, अब सॉइल मिनरल मैटर की हम बात कर लेते हैं। सॉइल मिनरल मैटर, भाई सॉइल मिनरल मैटर क्या है? होता क्या है? जब पत्थर टूटते रहते हैं या वेदरिंग का प्रोसेस होते रहता है, तो बहुत सारे मिनरल पार्टिकल्स अलग अलग साइज के बन जाते हैं। ठीक है, पत्थर के टूटते समय, सॉइल निर्माण के समय, लिखते हैं यहां पर सॉइल निर्माण के समय, इसको हम लोग वेदरिंग लिखते हैं। वेदरिंग के समय क्या होता है पता है? मिनरल पार्टिकल्स अलग अलग साइज के बन जाते हैं, अलग अलग साइज के मिनरल पार्टिकल बन जाते हैं, अलग अलग साइज के मिनरल पार्टिकल बन जाते हैं। ठीक है, और सॉइल जो है डिवाइड हो जाता है 5 अलग अलग साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल। मतलब इसी बेसिस पर सॉइल को हम लोग 5 अलग अलग टाइप्स के साइज में बांट देते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? सॉइल इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल के आधार पर, सॉइल पार्टिकल के आधार पर मृदा के 5 प्रकार। ठीक है, सॉइल पार्टिकल के आधार पर मृदा के 5 प्रकार। अगले पेज में हम लोग इसको देखेंगे, PTO। ठीक है, अगले पेज में देखते हैं तो कौन कौन से प्रकार है। यहाँ पर मैंने चार्ट बना दिया है, लिख दिया है ना। इसको बड़े ध्यान से देखो, क्या क्या अलग अलग प्रकार है मृदा के, हाईलाइट करते हुए चलते हैं। यहाँ पर सॉइल के प्रकार लिखे हैं, यहाँ पर साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब उनका पार्टिकल का साइज कितना रहता है। जैसे कि क्ले लेस देन 0.002 नैनो मिलीमीटर, इतना साइज होता है क्ले का। ठीक है, सिल्ट सॉइल की बात करें तो 0.002 से 0.02 मिलीमीटर। फिर फाइन सैंड की बात करते हैं 0.2 से 0.20 मिलीमीटर। कोर्स सैंड की बात करते हैं 0.20 से 2.0। फिर ग्रेवल एंड ग्रिट की बात करते हैं तो 2 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर। और कोर्स ग्रेवल की बात करते हैं तो अबाउट 5 मिलीमीटर, इतना सॉइल का साइज होता है। ठीक है, अलग अलग साइज, पार्टिकल साइज के आधार पर सॉइल के 5 प्रकार। ठीक, यहाँ पर सैंडी सॉइल जो है ना, 85% सैंड तथा 15% इसमें क्ले पाया जाता है, या स्लिट, या दोनों भी पाए जा सकते हैं। और वैसे ही अगर हम लोमी सॉइल की बात करते हैं तो 50% सैंड तथा 50% क्ले, और या तो स्लिट और या तो दोनों पाया जा सकता है। और वैसे ही स्लिट सॉइल की बात करें तो भाई 90% सिल्ट और 10% सैंड इसमें पाया जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को सॉइल के अलग अलग साइज और अलग अलग प्रकार के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की, मतलब बनता कैसे है सॉइल, उसकी बात करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद रखना है, नोट के तौर पर 500 रुपए का नोट ले सकते हो, 1000 का नोट ले सकते हो, आपकी मर्जी कितना नोट लेना चाहते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट के तौर पर कुछ बातें लिखवाता हूँ जो आपको ध्यान रखना है ना। जो लोमी सॉइल है वो बेस्ट सॉइल होता है किसके लिए? क्रॉप ग्रोइंग के लिए, क्योंकि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। कौन सा सॉइल? ये जो लोमी सॉइल है ना, लोम सॉइल,
लोम सॉइल, ये जो लोम सॉइल है बेस्ट सॉइल है किसके लिए? बेस्ट सॉइल फॉर क्रॉप। क्यों? क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट होती है, होती है। लोमी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और यहां पर हाई एरेशन तथा हाई रूट पेनिट्रेशन भी देखा जाता है। ऑल्सो हाई एरेशन मतलब इसमें ज्यादा हवा पाई जाती है, हाई एरेशन, इस मिट्टी के अंदर हवा भी ज्यादा पाई जाती है। एंड यहां पर हाई रूट पेनिट्रेशन भी देखा जाता है, मतलब जो रूट है, जड़ें हैं पौधों की, वो इस मिट्टी को अच्छे से भेद पाती है, ठीक है। तो हाई पेनिट्रेशन, रूट पेनिट्रेशन, रूट पेनिट्रेशन भी देखा जाता है, ठीक। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। याद रखेंगे क्या? लोम सॉइल सबसे बेस्ट होता है किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है जी। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है हमारे सॉइल में प्रेजेंट रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ह्यूमस, ठीक। ह्यूमस एक वर्ड आता है, ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आते हैं। क्या वर्ड आता है? ह्यूमस एक वर्ड आता है, जिसे मतलब ह्यूमस की खास बात क्या होती है? जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं मृदा में, उसे ही हम लोग ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। मृदा में उपस्थित, मृदा में उपस्थित डेड ऑर्गेनिक मैटर, मृदा में उपस्थित डेड ऑर्गेनिक मैटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। जो कि कैसे बनता है? प्लांट्स तथा एनिमल्स के जो मृत बॉडी होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से, ठीक है। ये कैसे बनते हैं? प्लांट, पौधे एंड एनिमल के मृत शरीर के डिकम्पोजिशन से। डिकम्पोजिशन मतलब क्या? डिकम्पोज करना, ठीक है। मृत शरीर के डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन से बनते हैं, ठीक है। किससे बनते हैं? मृत शरीर, किसके? पौधे और जानवरों के मृत शरीर के दबने से बनते हैं, डिकम्पोजिशन से बनते हैं, है ना। और जो भी प्लांट की जो नई नई पत्तियां हैं वो गिर जाती है, झड़ जाती है। और एनिमल के जो मटेरियल्स हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेट्राइटस या लिटर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? फ्रेशली फॉलन प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेट्राइटस या लिटर बोलते हैं। मतलब यहां पर तीन शब्द आएगा, ठीक है। एक आता है लिटर या डेट्राइटस, दूसरा आता है आपका डफ, और तीसरा आता है आपका ह्यूमस, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं क्या, इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आए। डेट्राइटस, डेट्राइटस, लिटर भी बोलते हैं इसे, है ना, लिटर, LTTER। इसके बाद क्या आएगा हमारा? डफ, और इसके बाद क्या आएगा हमारा? ह्यूमस। मतलब कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक मतलब कभी भी किसी भी पौधे या जानवर के बॉडी का डिकम्पोजिशन होगा तो ह्यूमस बनेगा। ह्यूमस बनने से पहले डफ बनेगा, और डफ बनने से पहले डेट्राइटस, मतलब सबसे पहले डेट्राइटस, फिर डफ, फिर ह्यूमस बनेगा, ठीक है। ये कैसे बनेगा अभी जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इस प्रक्रिया को, ठीक है। तो डेट्राइटस से डफ बना, और डफ से फिर क्या बनेगा? ह्यूमस बनेगा, ठीक है। तो भाई यहां पर आपको ध्यान ये बात देना है, ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है कि ये जो डेट्राइटस है ना, ये बेसिकली है क्या? प्लांट का नया नया गिरा हुआ पत्ता और एनिमल मटेरियल, ठीक है। फ्रेशली फॉलन
प्लांट लीफ, ठीक है, फ्रेशली फॉलन प्लांट, मतलब नया नया प्लांट जो है मर के गिरा हुआ है या उसकी पत्तियां, तथा एनिमल मटेरियल, एनिमल मटेरियल, ठीक है, तथा एनिमल मटेरियल, एनिमल मटेरियल, ये रहा भाई, ये क्या कहलाता है, डेट्राइटस। मिट्टी में ये सब दब गए हैं, दब रहे हैं, शुरुआत की बात। अब आगे जाकर थोड़ा सा इनका डिकम्पोजिशन होगा, तो पार्शियली डिकम्पोज्ड लीटर, अगर इस लीटर का थोड़ा सा आधा डिकम्पोजिशन हुआ है तो इसे ही डफ बोलते हैं, पार्शियली डिकम्पोज्ड लीटर, पार्शियली डिकम्पोज्ड लीटर। और उसके बाद फिर आता है क्या, डफ हो गया। अब डफ के बाद फिर फुल्ली डिकम्पोज्ड लीटर को हम लोग बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है। तो ये क्या है, फुल्ली डिकम्पोज्ड ह्यूमस। फुल्ली डिकम्पोज्ड ह्यूमस को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल्ली डिकम्पोज्ड ह्यूमस को ही हम लोग बोलते हैं क्या, सॉरी, फुल्ली डिकम्पोज्ड लीटर है ये, ह्यूमस नहीं है, लीटर। मतलब ये डेट्राइटस को ही फुल्ली डिकम्पोज जब कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है या ह्यूमस बनने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है ना, तो इसी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे भाई, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन या फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, है ना, कैसे होता है। तो सबसे पहले डिकम्पोजर जो है क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल या मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देते हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी तोड़ देते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा न्यूट्रिएंट। और इस प्रोसेस को ही हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, डिकम्पोजर्स जो है, इसे पहले बॉक्स में भर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो भाई जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं पता है, डिकम्पोजर्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर तथा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स, है ना, यहां पर ऐसे लिखते हैं हम लोग, क्या है, फ्लो चार्ट बनाते हुए लिखेंगे तो बढ़िया समझ आएगा, ठीक है। क्या होगा, डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ठीक है, कैसे होता है। तो भाई पहले तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करा किसमें, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करा, सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर या सब्सटेंस में कन्वर्ट करा, जैसे कि लाइक CO2, H2O, ठीक है, CO2, H2O तथा न्यूट्रिएंट्स, है ना, इन सभी में कन्वर्ट करा, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करा। कौन कन्वर्ट करा, डिकम्पोजर्स। आपको पता है डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। कौन कन्वर्ट कर रहे हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, ये सब कन्वर्ट कर दिए। किसमें कन्वर्ट कर दिए, देखो ये जो डिकम्पोजर्स है बैक्टीरिया और फंजाई, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है इसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं सिंपल और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर में। ये रहा सिंपल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दे रहा है। कौन कन्वर्ट कर रहा है, हमारा डिकम्पोजर, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कि CO2 हो गया, आपका H2O हो गया, आपका न्यूट्रिएंट हो गया, है ना, यही सब तो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर है ना। तो भाई इस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब डेड प्लांट के जो रिमेन होते हैं, जैसे कि पत्तियां हैं, मतलब जो मरी हुई पौधे हैं,
मरे हुए पेड़ पौधे हैं उनकी जो पौधे मतलब पत्तियां हैं, उनका बार्क हो गया या उनके फूल या उनके फल वल हो गए, है ना। और वहीं अगर हम बात करते हैं एनिमल के, मरे हुए एनिमल के जो बॉडी है, जैसे कि उनका फीकल मैटर भी हो गया, है ना, उसके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो भी हो गए, इन सभी को ही हम लोग डेट्राइटस बोलते हैं, जो कि रॉ मटेरियल है किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, तो हम यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, इस प्रोसेस को मैं एरो करके दिखा देता हूं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस, डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक भाई, यहां पर हम लोग डिकम्पोजिशन का प्रोसेस पढ़े हैं। ठीक है, ये रहा पूरा प्रोसेस। अब अच्छा, ये एरो को उधर करते हैं थोड़ा सा, है ना। ये तो रहा हमारा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। लेकिन इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जो भी हमारे पौधों के पत्तियां, एनिमल्स की बॉडी, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट्राइटस बोलते हैं। और यही रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन के लिए। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, सॉरी, इसको ऐसे पूरा क्लोज कर देते हैं। दूसरा मतलब आगे का अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ना, तो ये रिएक्शन खत्म हो चुका है भाई, है ना। अब देखो, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन क्या होना चाहिए रॉ मटेरियल डिकम्पोजिशन के लिए, तो याद रखना, डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल होता है ना, पौधों के मरे हुए पौधे, मृत पौधे, मृत पौधों की पत्तियां, मृत पौधों की पत्तियां हो गई, फिर आपके बार्क हो गए, ठीक है, फिर आपका फ्लावर हो गया, फूल, ठीक। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं डेड एनिमल, डेड एनिमल हो गया, फिर आपके हो जाएंगे फीकल मैटर, है ना, एनिमल के फीकल, फीकल मैटर, फीकल मैटर पता होना चाहिए ना आपको, उनके अपशिष्ट पदार्थ, गोबर वगैरह। ठीक, ये सभी क्या है पता है, डेट्राइटस कहलाते हैं। इन्हीं सभी को हम लोग डेट्राइटस बोलते हैं, और डेट्राइटस ही तो है रॉ मटेरियल। हमने यहाँ पर वही तो लिखा है, ये देखो, ये डेट्राइटस है ना, और वही चीज तो वहां भी लिखे हैं। ठीक है, तो भाई डेट्राइटस का मतलब आपको समझ आ गया होगा। डेट्राइटस क्या है, रॉ मटेरियल होता है किसके लिए, डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए, है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगर हम, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में, क्या क्या लिखते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, कौन कौन से प्रोसेस हैं डिकम्पोजिशन के, यहां पर देखना। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस आ जाता है हमारा फ्रेगमेंटेशन, फिर आता है लीचिंग। ठीक है, पहला देखो, ये सीक्वेंस याद रखना ना, पहले आता है फ्रेगमेंटेशन, सीक्वेंस पूछा जाता है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, फिर आता है लीचिंग। देखो, अगर आपको स्लो लग रहा होगा तो आप 2x में करके देख सकते हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ा सकते हैं 1.5x या 2x में। ठीक है, लीचिंग आता है, फिर आता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा ह्यूमिफिकेशन आ जाएगा, है ना। अच्छा, नंबरिंग ऐसे लिख लेते हैं, चलो एरो डाल लेते हैं ना, लीचिंग नहीं, चलो नंबरिंग ही कर लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग में क्या ज़्यादा सही रहेगा। पहला हो गया फ्रेगमेंटेशन, दूसरा आपका हो जाएगा क्या, लीचिंग। ठीक, फिर तीसरा आपका क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना होता है ना, और एनाबॉलिज्म मतलब बनना, तो कैटाबॉलिज्म। फिर चौथा हो गया आपका ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, और वहीं लास्ट आता है मिनरलाइजेशन, पांचवा, मिनरलाइजेशन। ठीक है, मिनरलाइजेशन ये है
5वां प्रोसेस। ठीक, तो भाई सबसे पहला प्रोसेस हम लोग यहां से पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या आता है कि जो डेट्रीवोर्स है, जैसे कि अर्थवर्म है ना, वो क्या करते हैं, डेट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ देते हैं। अर्थवर्म आपको पता होगा, केंचुआ। तो सबसे पहले क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, ये जो अर्थवर्म है वो डेट्राइटस को, डेट्राइटस मतलब आपको पता ही है, यहां पर मैंने लिखवाया है, डेट्राइटस बेसिकली रॉ मटेरियल है ना, डेट्राइटस, डेट्राइटस। तो यहां से हम लोग प्रोसेस लिखने जा रहे हैं डेट्राइटस का, ठीक है, कि डेट्राइटस को सबसे पहले कौन तोड़ता है, डेट्राइटस। ठीक, डेट्राइटस, डेट्राइटस, इस डेट्राइटस को कौन तोड़ेगा, डेट्राइटस को किसमें कन्वर्ट कराना है भाई, है ना, देखो डेट्राइटस को किसमें कन्वर्ट कराना है, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में। डेट्राइटस को किसमें, सॉरी, स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कराना है, स्मॉलर पार्टिकल, डेट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ना है। कौन तोड़ रहा है, डेट्रीवोर्स। ठीक है, डेट्रीवोर्स कौन होते हैं, डेट्रीवोर्स। ठीक, डेट्रीवोर्स जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके अर्थवर्म। अर्थवर्म मतलब पता होना चाहिए आपको, केंचुआ। ठीक है, अर्थवर्म, केंचुआ। ठीक, सिंपल पार्टिकल में टूट गया हमारा डेट्राइटस। उसके बाद अच्छा, इसी प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं भाई। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो यहां पर हम रेड में लिखेंगे इसको, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। ऐसे इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन। मतलब फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जा रहा है ना, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जा रहा है भाई। ठीक है, डेट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल में कौन तोड़ रहा है, डेट्रीवोर्स तोड़ रहा है, जिसे हम लोग अर्थवर्म के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये है पहला प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं, दूसरा प्रोसेस आएगा हमारा, है ना, लीचिंग। वाटर सॉल्यूबल जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे सॉइल के अंदर चले जाते हैं, सॉइल होरिजन में चले जाते हैं, तथा वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट। इसी को ही लीचिंग बोलते हैं। तो यहां पर दूसरा प्रोसेस लिखते हैं, लीचिंग। ठीक, लीचिंग में क्या हो रहा है भाई, पहला तो हम लोग यहां पर देख लिए क्या, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। अब दूसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है भाई साहब, लीचिंग। तो लीचिंग में क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना, है ना, लीचिंग में क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में अंदर चले जाते हैं, वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, वाटर मतलब जल में घुलनशील, जल में घुलित जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रहते हैं वो सॉइल होरिजन में चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, सॉइल के अंदर चले जाते हैं और प्रेसिपिटेट होकर अनअवेलेबल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेटेड एंड अनअवेलेबल एज, सॉरी, precipitated into unavailable salt, precipitated as unavailable salt, unavailable salt मतलब ऐसा सॉल्ट जो कि अनअवेलेबल हो गया है। ठीक है, अंदर बैठ जाता है बेसिकली। नाउ बैक्टीरिया तथा फंजाई जो है ना, कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि इस डेट्राइटस को सिंपल ऑर्गेनिक, अब डेट्राइटस नहीं है ना, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, उन्हें सिंपल ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा प्रोसेस आ गया हमारा कैटाबॉलिज्म, है ना, लीचिंग के बाद कैटाबॉलिज्म आ रहा था ना, कैटाबॉलिज्म। ठीक है जी, कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, एक बार और मैं इसको बताऊंगा आपको पूरा एक साथ।
ठीक है, तो देखो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बैक्टीरिया तथा फंगल एंजाइम जो है डेट्राइटस को सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। डेट्राइटस जो कि स्मॉलर पार्टिकल है, ये देखो यहाँ पर स्मॉलर पार्टिकल ये जो बना है ना, ये इसी को ही आगे तोड़ा जा रहा है, और स्मॉलर पार्टिकल को किसमें तोड़ दिया, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल को किसमें तोड़ रहे हैं भाई साहब, है ना, देखो क्या हो गया, स्मॉलर पार्टिकल को किसमें तोड़ रहे हैं, सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ दे रहे हैं, सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, और इसी प्रोसेस को ही कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है, इसी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। इस प्रोसेस में कौन हेल्प कर रहा है भाई साहब, इस प्रोसेस में हेल्प कर रहा है हमारे बैक्टीरिया तथा फंगस के एंजाइम, बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम, ठीक है, बैक्टीरिया तथा फंगस के एंजाइम मदद कर रहे हैं इस प्रोसेस में। तो आई होप आप लोगों को कैटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहां पर एक बात नोट करने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जरूरी है कि ऊपर के स्टेप्स में डिकम्पोजिशन जो है साइमल्टेनियसली चलते जाता है, मतलब जो डेट्राइटस है ना उसी को ही अर्थवर्म तोड़ रहा है, उसके बाद जैसे ही टूटा उसको फंगल और जो बैक्टीरिया के एंजाइम है वो भी आगे और तोड़ रहे हैं, और उनके जो मटेरियल्स हैं वो नीचे लीचिंग मतलब नीचे छनते जा रहे हैं, मिट्टी में जा जाके मिलते जा रहे हैं अनअवेलेबल सॉल्ट के फॉर्म पे। तो ये लगातार कैसा प्रोसेस होता है, साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, लगातार चलते जाता है। लेकिन ह्यूमिफिकेशन तथा मिनरलाइजेशन जो है डिकम्पोजिशन के दौरान होते हैं, ठीक है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। भाई कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं यार, बाहर परेशान कर दिए हैं। तो इसके बाद के कैटाबॉलिज्म के बाद के दो प्रोसेस क्या होते हैं, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये दोनों प्रोसेस जो है डिकम्पोजिशन के दौरान होता है, सॉइल का जब डिकम्पोजिशन होता है उस दौरान ये दोनों प्रोसेस होते हैं, है ना, लिखेंगे यहां पर ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये जो दोनों प्रोसेस है ना ये कब होता है, सॉइल के डिकम्पोजिशन के दौरान, ठीक है, सॉइल डिकम्पोजिशन के दौरान, ठीक है, सॉइल डिकम्पोजिशन के दौरान ये दोनों प्रोसेस होता है, सॉइल डिकम्पोजिशन के दौरान ये दोनों प्रोसेस होता है। और याद रखना ह्यूमिफिकेशन के बाद होता क्या है पता है, ह्यूमिफिकेशन का जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम लोग ह्यूमस बोलते हैं, है ना, क्या हो जाता है आफ्टर ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं उस बात को, आफ्टर ह्यूमिफिकेशन क्या हो जाता है पता है, डार्क कलर्ड आफ्टर ह्यूमिफिकेशन डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस। देखो एमॉर्फस मतलब भुरभुरा, एमॉर्फस भुरभुरा भूरभुरा सब्सटेंस फॉर्म्ड, जिसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड ह्यूमस, क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और ये ह्यूमस जो है ना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए, ठीक है, और ये
बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ह्यूमिफिकेशन का जो प्रोसेस है या ह्यूमस निर्माण का जो प्रक्रिया है ना, बहुत ज्यादा ही स्लो प्रोसेस है ना। ह्यूमस कैसा होता है? वेरी रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। मतलब यहां पर माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव जिंदा नहीं रहते, मान के चलो, ठीक है। माइक्रोबियल उनका एक्टिविटी यहां पर बहुत कम होता है, ठीक है। माइक्रोबियल एक्शन, माइक्रोबियल एक्शन एंड, है ना, वेरी रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। एंड ये जो ह्यूमस निर्माण का प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, कि मिट्टी 500 से 1000 सालों में बनती है, तो ह्यूमस ही तो मिट्टी का पार्ट है ना। बहुत स्लो प्रोसेस होता है ये, ठीक है। अब जो ह्यूमस है वो कोलॉइडल होता है नेचर में, तो इसीलिए ये रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करता है। किसके लिए? न्यूट्रिएंट के लिए। ह्यूमस जो है कैसा होता है? कोलॉइडल होता है नेचर में। ये जो ह्यूमस है ये नेचर में कैसा होता है? कोलॉइडल होता है। कोलॉइडल इन नेचर। किसकी तरह एक्ट करेगा ये? एक्ट एज रिजर्वॉयर, एक्ट एज रिजर्वॉयर। किसके लिए? या सर्व एज रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट, ठीक है। सर्व एज रिजर्वॉयर फॉर न्यूट्रिएंट्स। अब नाउ ये जो ह्यूमस है वो आगे फिर डिग्रेड होता है किसी माइक्रोब्स के द्वारा, और यहां से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। तो अगला जो प्रोसेस है ह्यूमिफिकेशन, तो ये मैंने बता दिया। मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि ह्यूमस ही जो है, क्या होता है? ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। तो होगा क्या मिनरलाइजेशन में? ह्यूमस ही जो है, ह्यूमस क्या होगा? किसमें कन्वर्ट होगा? डिग्रेड होगा, डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स। ह्यूमस डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स एंड क्या करेगा? रिलीज करेगा। किसका? रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसे ही मिनरलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है जी। चलो यहां पर यह बात भी खत्म हो गया, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करते हैं जी, ठीक है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। डिकम्पोजिशन जो है ना, लार्जली एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है। ये जो अभी हम लोग पढ़े डिकम्पोजिशन, ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। मतलब इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। डिकम्पोजिशन कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की नीड होती है डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, ठीक है। और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस पर डिपेंड करता है, तथा वहां पर क्लाइमेटिक फैक्टर कैसा है उन पर डिपेंड करता है। मतलब भाई किसका डिकम्पोजिशन होना है? डेट्राइटस का डिकम्पोजिशन होता है ना। डेट्राइटस कौन है? सड़े गले पदार्थ या पौधों के और जानवरों के जो मृत शरीर है उसी को ही डेट्राइटस बोल रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन जल्दी स्पीड होगा अगर केमिकल कंपोजिशन थोड़ा सिंपल है, किसका? मृत शरीर का। और अगर डिकम्पोजिशन जो है फास्ट रिलीज मतलब फास्ट होगा जब अगर केमिकल कंपोजिशन एकदम सिंपल है। मतलब सॉरी, सेम चीज को दो बार दोहरा दिया। देखो ध्यान से सुनो,
डिकम्पोजिशन का जो प्रक्रिया है वो फास्ट होगा कब? जब डेट्राइटस का केमिकल कंपोजिशन सिंपल है, और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो होगा अगर डेट्राइटस का केमिकल कंपोजिशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते जाएंगे इन्हीं बातों को। ठीक है, देखो एक मेरे टैबलेट में एक बढ़िया वाला चीज आया है ना, ये देखो, बढ़िया, मजा आता है इस चीज से। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग वैसे अभी ज़्यादा इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और आपके लिए भी यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पढ़ाई अभी कर लो, क्योंकि एक बार नौकरी लग जाएगी ना, तो फिर भाई जिंदगी भर मजे करते रहने हैं, कॉमेडी वीडियोस देखते ही रहने हैं। ठीक है, तो मेरा पूरा फोकस है कि टाइम कम बर्बाद करवा के, आप लोग का टाइम कम वेस्ट करा के, जितना ज़्यादा हो सके बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। ठीक, चलो तो भाई देखते हैं। मैंने अभी क्या बोला, डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा? केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस के द्वारा, तथा क्लाइमेट फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं उन्हीं बातों को। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक, है ना, क्लाइमेट कंडीशन। ठीक, क्लाइमेट कंडीशन या क्लाइमेटिक फैक्टर कैसे है वहां पर, उन पर डिपेंड करता है। पर्टिकुलरली क्लाइमेट कंडीशन क्या हो, मतलब किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन में डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो स्लो होता है अगर डेट्राइटस में ज्यादा लिग्निन और काइटिन है तो। ठीक है, मतलब क्लाइमेट कंडीशन ठीक है, ठीक ठीक है ना, क्लाइमेट कंडीशन जो है ओके ओके है। तो अगर अगर डेट्राइटस में डेट्राइटस में लिग्निन, ठीक है, डेट्राइटस में लिग्निन तथा काइटिन एंड काइटिन ज्यादा है तो क्या होगा पता है? डिकम्पोजिशन क्या होगा? डिकम्पोजिशन स्लो होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन कैसा होगा? स्लो होगा। और अगर डेट्राइटस में नाइट्रोजन तथा वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ज्यादा है, जैसे कि शुगर, तो यहां पर जो डिकम्पोजिशन है वो फास्ट होगा। अगर नाइट्रोजन एंड वाटर soluble सब्सटेंस ज्यादा है तो क्या फास्ट होगा? डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? फास्ट होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। जैसे कि यहां पर शुगर लिख देता हूं। ठीक है, शुगर। नाउ टेम्परेचर तथा सॉइल मॉइस्चर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, जो कि डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करता है बाय देयर इफेक्ट्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोब्स। मतलब कि भाई मृदा में उपस्थित जो भी माइक्रोब्स है ना, वही तो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। जैसे कि आपका हो गया फंगस और बैक्टीरिया, तो उनके लिए अगर अच्छा अच्छा टेम्परेचर है और मिट्टी में मॉइस्चर भी ज्यादा है, पानी वानी बढ़िया उपस्थित है, तो वो माइक्रोब्स बहुत अच्छा काम करेंगे, है ना, बढ़िया से काम करेंगे और डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को जल्दी जल्दी करने लगते हैं। मैं यहां पर उसी बात को आपको फिर से दोहराना चाहूंगा कि डिकम्पोजिशन फास्ट कब होगा पता है? जब टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर माइक्रोब्स के अकॉर्डिंग
अच्छा है, मतलब इतना टेम्परेचर और इतना मॉइस्चर है कि सॉइल में रहने वाले जो भी माइक्रोब्स है वो एकदम अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, तब डिकम्पोजिशन क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। ठीक है जी, नाउ आगे बढ़ जाते हैं फिर से, है ना। अगर गर्मी, वार्म तथा मॉइस्ट इन्वायरमेंट है तो डिकम्पोजिशन जो है ज्यादा होगा, और अगर लो टेम्परेचर तथा एनारोबिक कंडीशन है तो डिकम्पोजिशन रुक जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, क्या लिखूंगा, वार्म, वार्म एंड वार्म, गर्म, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, वार्म एंड मोइस्ट इन्वायरमेंट, moist environment, moist and warm environment क्या करेगा, डिकम्पोजिशन को फेवर करता है, मतलब डिकम्पोजिशन जो है ज्यादा होगा। और वैसे ही ठंडा, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है, ठंडा, लो टेम्परेचर एंड एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक मतलब हवा कम है, एनारोबिक कंडीशन, ये जो है क्या कर रहा है पता है, डिकम्पोजिशन को कम कर रहा है। ठीक है, यहां पर डिकम्पोजिशन कम होने लगेगा। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, देखो हर किसी को पता होता है डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटन, है ना, अपघटन, अपघटन, ठीक है जी, है ना, अपघटन। और कहीं पर डिकम्पोजिशन है क्या, मैं हिंदी में लिख देता हूं, पता चला डिकम्पोजिशन पढ़ लिए और फिर हिंदी पता ही नहीं है तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यहां पर भी लिख देता हूं अपघटन, ठीक है जी, ये रहा। और जो माइक्रोब्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं, है ना। तो क्या आपको इतनी बातें समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब सॉइल के प्रोफाइल की स्टडी कर लेते हैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं एक डायग्राम डाल दिया हूँ जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलो बड़े ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, मेड अप ऑफ लीटर, सबसे ऊपर लीटर, वही डेट्राइटस, है ना, सड़े गले पदार्थ मृदा में रहते हैं, ऊपर में ऊपरी हिस्से में रहते हैं मृदा के सबसे ऊपर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, O1 या 01 और 800। फिर आता है दूसरा लेयर, आता है पहला लेयर, देखो ये ऊपर से नीचे की ओर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा लेयर आता है क्या, O2 बाय 880, तो ये बना होता है डफ से, मतलब डेट्राइटस के बाद डफ बनता है और उसके बाद फिर बनता है हमारा ह्यूमस। तो A1 रीजन जो है ये है ह्यूमिक और मेलानाइज्ड जोन बिकॉज डार्क ब्लैक ह्यूमस इज प्रेजेंट, यहां पर ह्यूमस प्रेजेंट रहता है। और A2 ह्यूमस प्लस मिनरल यहां पर रहेंगे, तो जोन ऑफ लीचिंग, यहीं पर लीचिंग हो रहा है ना, मतलब जो मिनरल्स है वो नीचे रिस रिस के जाते जा रहे हैं। इट इज लाइट कलर्ड रीजन, यहाँ पर कलर थोड़ा लाइट रहेगा मिट्टी का, बिकॉज लिटिल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर इकट्ठा रहता है। ठीक है, फिर यह है बी रीजन, यहाँ पर क्या होगा, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्मॉल सॉइल पार्टिकल और मिनरल्स, यहाँ पर छोटे छोटे मिनरल्स रहेंगे, छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल रहेंगे। दिस लेयर हैज लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस, यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, इट कंटेन्स कंपाउंड ऑफ आयरन, यहाँ पर आयरन रहेगा, एल्यूमिनियम भी रहेगा और मैग्नीज भी रहेगा हायर अमाउंट में, मतलब ज्यादा अमाउंट में रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम आयंस यहाँ पर रहेंगे। और सी रीजन आता है, दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक मटेरियल, मतलब कि इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक, मतलब पत्थर यहाँ पर थोड़ा कम टूटा रहेगा, पत्थर के टूटने से ही मिट्टी बनता है, लेकिन ये सी रीजन जो है सबसे नीचे आ गए अपन, तो इस रीजन में जो पत्थर है वो थोड़े कम टूटे रहेंगे। फिर उसके नीचे आ जाता है R&D, तो ये जो लेयर है वो प्रेजेंट रहता है अनवेदर्ड पेरेंटल रॉक, मतलब यहाँ के जो पत्थर है वो टूटे नहीं रहते, है ना, ये जो पत्थर है वो मिट्टी में कन्वर्ट ही नहीं हुए भाई, तो ये अनवेदर्ड रॉक है ना। तो ये जो A1 A2 और B वाला जो रीजन है ना, मतलब A1 और A2 वाला रीजन है, इसे टॉप सॉइल बोलते हैं, जो 4 फुट तक होता है जमीन से। और जो B वाला रीजन है नीचे, ये है सब सॉइल कहलाता है। ठीक,
तो इसको बस ऐसे ही थोड़ा सा याद बस रखना, सीक्वेंस याद रखना है आपको। सबसे ऊपर होता है लीटर, फिर डफ, फिर जोन ऑफ लीचिंग, फिर स्मॉल सॉइल पार्टिकल, और ये जो ब्लैक ब्लैक में जो ज़्यादा डार्क दिखाया गया है ना, इसको आपको याद रखना है बस, ठीक है। और आपको फिर से 1000 रुपये का नोट याद रखना है ना, 1000 रुपये का नोट यहाँ पर बना के लिखेंगे, ठीक है। नोट के तौर पर यहाँ पर क्या लिखना है आपको मैं बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी हम नोट करके लिखते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो नोट में आपको यही लिखना है कि भैया बेस्ट पीएच होता है सॉइल का कल्टीवेशन के लिए, कृषि के लिए बेस्ट जो पीएच होता है वो कौन सा होता है, 5.5 से 6.5 तक। बेस्ट pH फॉर कल्टीवेशन के लिए बेस्ट pH होता है कितना होता है, 5.5 से 6.5, 5.5 से 6.5। किसका, मिट्टी का ना, क्योंकि मिट्टी के बारे में पढ़ रहे तो मिट्टी का ही रहेगा, है ना। फिर एक और बात याद रखना, ज्यादा अगर सिंचाई कर देते हैं अपन, एक्सेस इरिगेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाता है पता है, वाटर लॉगिंग, मतलब पानी इकट्ठा होने लग जाता है मिट्टी में, और मिट्टी की जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाती है, मतलब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बात भी नोट में लिखेंगे हम लोग कि ज्यादा सिंचाई से क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, मिट्टी में पानी की मात्रा बढ़ जाना, ठीक है। पानी या वाटर की मात्रा बढ़ जाना, ऐसे लिखा रहा हूं, मतलब बढ़ जाना, ठीक है। और साथ ही साथ सैलिनिटी भी बढ़ जाता है, सैलिनिटी इन सॉइल ऑल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। ये भी बढ़ जाता है किसकी वजह से, ज्यादा सिंचाई या एक्सेस इरिगेशन से, ठीक है जी। तो इतनी बातें आपको सॉइल के बारे में याद रखना है। सॉइल एक कैसा फैक्टर है, इडेफिक फैक्टर है, एक अजैविक कारक है, किसका, हमारे पारिस्थितिक तंत्र का, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, चैप्टर समाप्त नहीं होगा, इसमें 1-2 लेक्चर और बचेंगे, है ना। जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे कि न्यूट्रिएंट साइकिल आप लोग पढ़ते हैं ना, है ना। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में अपन पढ़ लेते हैं, कार्बन साइकिल पढ़ लेते हैं, फिर फॉस्फोरस साइकिल पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब पढ़ेंगे और फिर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इकोसिस्टम सर्विसेज की भी बात करेंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैं उनकी बात करेंगे, और फिर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और बायोस्फीयर की भी बात कर लेंगे। तो अभी लगेंगे 2-3 लेक्चर लगेंगे। पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि ये लास्ट लेक्चर रहेगा, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा भी और बचा है ना। बहुत बड़ा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं भाई। अदर एबायोटिक कंपोनेंट की हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला अदर एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाता है वाटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानी, ठीक है। वाटर, है ना, आपको पता ही है पानी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो टेम्परेचर के बाद वाटर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर आफ्टर टेम्परेचर। क्यों पता है, क्योंकि ये लाइफ, भाई पानी के बिना जीवन क्या ही है, ठीक है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में जीते रहता है, या लेक में जीता है, झील में जीता है, या तालाबों में जीता है, या नदियों में जीता है, वो कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते वाटर से, पानी से संबंधित। बट ऐसा नहीं है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे भाई जो जमीन में रहते हैं वो तो पानी से संबंधित प्रॉब्लम फेस करते हैं जब पानी की कमी हो जाती है तो, लेकिन पानी में रहने वाले जानवर भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। कैसे पता है, जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है, वो पानी की क्वालिटी से संबंधित क्या फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कि
केमिकल कंपोजिशन हो गया पानी का, उनका पीएच हो गया, ठीक है। तो इसीलिए पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखेंगे, है ना। पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एक्वेटिक, पानी में रहने वाले जानवर भी, पानी में रहने वाले जानवर भी पानी में रहने वाले जानवर भी क्या फेस करते हैं, पानी में रहने वाले जानवर भी पानी से संबंधित प्रॉब्लम फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, पानी से संबंधित प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि पानी का क्वालिटी भी तो कुछ चीज होता है ना, केमिकल कंपोजिशन हो गया, पीएच हो गया, ये सब पानी को इंपॉर्टेंट बना देता है, ठीक है। नाउ सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है सैलिनिटी के फॉर्म पे हम उसे मेजर करते हैं, है ना, पार्ट्स पर थाउजेंड के फॉर्म पे, और ये 5 पार्ट्स पर थाउजेंड होता है इनलैंड वाटर में, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, इसे हम लोग मेजर करते हैं, मेजर्ड इन पार्ट्स पर, मेजर्ड इन पार्ट्स पर मेजर्ड, रुक जाओ, मेजर्ड एज सैलिनिटी, सैलिनिटी, है ना, मतलब पानी में कितना सॉल्ट कंसंट्रेशन है ऑफ वाटर, ठीक है, पानी में कितना सॉल्ट कंसंट्रेशन है, उसी को ही हम लोग सैलिनिटी बोलते हैं, ठीक है। और सैलिनिटी के फॉर्म पे हम लोग उसे मेजर करते हैं, है ना, सैलिनिटी के फॉर्म पे मेजर करते हैं, और वो पार्ट्स पर थाउजेंड में होता है, पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है, पार्ट्स पर थाउजेंड में उसे मेजर करते हैं, शॉर्टकट में पीपीटी भी बोलते हैं इसे, पार्ट्स पर थाउजेंड बोलते हैं। तो याद रखना, जो इनलैंड वाटर होता है, मतलब जमीन के अंदर जो पानी होता है, उसका जो सैलिनिटी होता है वो 5 पीपीटी होता है, पार्ट्स पर थाउजेंड होता है। जैसे क्या लिखेंगे इसे, सैलिनिटी, सैलिनिटी ऑफ इनलैंड, सैलिनिटी ऑफ इनलैंड वाटर, इनलैंड वाटर मतलब जमीन के अंदर पाया जाने वाला जो पानी है वो कितना होता है, 5 पीपीटी होता है। अभी देखें हम लोग पीपीटी का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर थाउजेंड, है ना। वैसे ही 30 से 35 पीपीटी होता है सी तथा सी वाटर का। यहां पर सी वाटर का कितना होता है, 35, सॉरी 30 से 35, 30 से 35 पीपीटी होता है। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं हाइपर सेलाइन लेगून्स के वाटर की, है ना, जहां पर नमक बहुत ज्यादा होता है, हाइपर सेलाइन लेगून्स, हाइपर सेलाइन लेगून्स की बात करते हैं तो यहां पर लगभग मोर देन 100 पार्ट्स पर थाउजेंड होता है, इस बात को आपको याद रखेंगे। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, यूरी हेलाइन बोला जाता है। जैसे हम लोग यूरी थर्मल पढ़े थे पिछले लेक्चर में, यूरी थर्मल का मतलब क्या होता है पता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब बहुत कम टेम्परेचर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा रेंज, है ना, उनका रेंज ज्यादा है, तो उनमें अगर सर्वाइव करते हैं तो उन्हें यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म बोल रहे थे। और जो कम टेम्परेचर में रह सकते हैं उन्हें यूरी सॉरी स्टेनोथर्मल बोल रहे थे। वैसे ही हेलाइन, नमक की बात करते हैं तो यूरी हेलाइन का मतलब क्या होता है, लिखते हैं यहां पर यूरी, यूरी हेलाइन, यूरी हेलाइन का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो
वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं, करते हैं। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं स्टेनोहेलाइन, स्टेनोहेलाइन की बात करते हैं अगर, तो स्टेनोहेलाइन कौन होते हैं पता है? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, लो नैरो रेंज, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को झेलते हैं या टॉलरेट करते हैं, करते हैं, क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं। ठीक है, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं। बहुत ज्यादा बहुत सारे फ्रेश वाटर एनिमल जो हैं सी वाटर में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, और वैसे ही जो सी वाटर में रहने वाले एनिमल हैं वो, भाई अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कभी नमक में रहा नहीं है, हमारे जो तालाबों में पानी है ना, वो नमक वाला वाटर नहीं है, तो उसे हम लोग फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो उनके जानवरों को अगर समुद्र में डाल दिए तो ज्यादा देर तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और वैसे ही अगर समुद्र के जो नमक में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको तालाबों में डाल देंगे तो वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रॉब्लम आ जाता है। भाई ऑस्मोटिक दबाव होता है ना, समुद्र में सैलिनिटी ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहता है, तालाबों का ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर तालाबों में रहने वाले जो जानवर हैं वो समुद्र में नहीं रह पाते। ठीक, अब ये तो था क्या हमारा, वाटर, जो कि एक एबायोटिक कंपोनेंट है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं किसकी, टोपोग्राफी की। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पहला लिख देता हूँ इसे, पहला। तो वैसे ही अगर हम दूसरा नंबर की बात करते हैं, दूसरा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? ठीक है, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या होता है भाई साहब? टोपोग्राफी का मतलब, इसमें बेसिकली ये इंक्लूड करता है फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ, जैसे कि एल्टीट्यूड हो गया, आपका स्लोप हो गया, है ना, एक्सपोजर हो गया, माउंटेन चेन्स हो गए, वैलीज हो गए, है ना, वैलीज प्लांट्स हो गए, इन सभी को इंक्लूड करता है। इंक्लूड इंक्लूड्स द फिजिकल फीचर्स, द फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, लाइक फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ लाइक एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आपको पता है ना, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है ना, उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड। स्लोप आपको पता ही है, ढलान। ठीक है, फिर एक्सपोजर, लाइट का एक्सपोजर। ठीक है, और फिर माउंटेन्स चेन्स हो गए, है ना, माउंटेन्स चेन्स। और वहीं अगर बात करते हैं वैलीज प्लांट, वैलीज प्लांट्स, ये सभी आते हैं किसमें, टोपोग्राफी में। और ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर को इन्फ्लुएंस करते हुए, जैसे कि लाइट हो गया, विंड हो गया, रेनफॉल हो गया, इत्यादि। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, ये ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। ये जो टोपोग्राफी है, ये ऑर्गेनिज्म, वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? बाय इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेटिक फैक्टर, बाय इन्फ्लुएंसिंग
द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, बाय इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जैसे कि लाइट हो गया, विंड हो गया, रेनफॉल हो गया, ठीक है, लाइक लाइट, विंड या रेनफॉल इत्यादि, ठीक है। ये रहा हमारा टोपोग्राफी, ठीक है। तो यहां पर हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। कुछ गोल्डन पॉइंट्स है जिनको भी आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी डिफरेंट स्पीशीज का वो डिटरमाइन किसके द्वारा होता है पता है? थर्मल टॉलरेंस के द्वारा, ठीक है। वैसे ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो और ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स या न्यूट्रिएंट साइकिल्स, ये सब क्या होते हैं, है ना, इनकी बात करेंगे। अलग अलग प्रकार के साइकिल्स होते हैं, गैसियस साइकिल हो गए, सेडिमेंट्री साइकिल हो गए, है ना, अलग अलग प्रकार के साइकिल्स होते हैं, जैसे कार्बन साइकिल है ना, फॉस्फोरस साइकिल है। ये सबको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे कि टेरेस्ट्रियल बायोम्स वगैरह हो गया, है ना, तो ये सब हम लोग पढ़ लेंगे। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा पढ़ने में आपको, ठीक है। चलो, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग क्या करो, बढ़िया से अपना नोट्स बनाते जाओ, रिवाइज करते जाओ और तैयारी करते रहो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइज।